हेलो, गुड इवनिंग। चले आज हम लोग देखेंगे एमपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे पहला सवाल है, आप लोग देखिए, रामतनु पांडे की समाधि स्थल कहाँ पे है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आगरा। ठीक है, क्या है ऑप्शन? आगरा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, कलर चेंज कर लें। हम्म इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, अब यहीं पे ग्वालियर में इनके गुरु का भी याद रखे रहिएगा। इनके गुरु का क्या नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद गौस। इनका और इनके गुरु का दोनों जन की इनकी इच्छा थी, इसलिए इन दोनों जन का साथ में मकबरा है, ये चीज़ याद रखिए। अब रामतनु पांडे को किस नाम से हम लोग जानते हैं? इनका मूल नाम है। वैसे इनकी उपाधि कौन मिली थी इन्हें? तानसेन की उपाधि। किसको? तानसेन को ही हम किस नाम से जानते हैं? रामतनु पांडे के नाम से। अब समझिए तानसेन की स्टोरी, समझिए, थोड़ा सा जाने। तानसेन की पत्नी आपसे पूछ दे तो इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? हुसैनी। क्या हुआ करता था? हम्म, हुसैनी। ठीक है, अब पूछ, इसीलिए तानसेन को कई बार पूछा जाता है किस घराने से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिए इनका घराना कौन सा हो जाता है? हुसैनी घराना। हुसैनी कौन थी? हुसैनी मृगनयनी की दासी थी। मृगनयनी की दासी, ये चीज़ याद रखिए। मानसिंह एक राजा थे, उनकी पत्नी थी। कौन? मानसिंह नाम के जो राजा थे, उन्हीं की मृगनयनी क्या हुआ करती थी? पत्नी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। कौन? अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। कौन? तानसेन। ये आपको पता होना चाहिए, एक फैक्ट। ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए अकबर के बारे में, सॉरी, तानसेन के बारे में, कि तानसेन क्या है कि इन्हें किस किस प्रकार के संगीत गाया करते थे, यानी संगीत के प्रकार। तो कैसे संगीत गाया करते थे ये? एक्चुअल किस शैली के गायन थे आपको पता होना चाहिए? ध्रुपद गायन के। ठीक है, अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ दे किस प्रकार के संगीत गाया करते थे, किस प्रकार के, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के। तो दीप करमार, दीप करमार और मेघ मल्हार। किस प्रकार का? मेघ मल्हार। ठीक है, और किस प्रकार के? ध्रुपद गान। या एक ऑप्शन दे देता है आपको, मियाँ मल्हार, मियाँ मल्हार। ठीक है, इस प्रकार की शैलियों के ये गाना गाया करते थे। कौन? तानसेन। ठीक है, चलिए आगे इनके बारे में और कुछ जान लीजिए। इनके अगर आपसे पूछे कि इनके संगीत गुरु कौन थे, सॉरी, इनके संगीत गुरु कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए इनके संगीत गुरु कौन थे? हरिदास। कौन थे? हरिदास। ठीक है, अब तानसेन को उपाधि कहाँ से मिली थी? अकबर के शासनकाल में इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं, मतलब अकबर के दरबार में नहीं मिली थी। कहाँ मिली थी? एक राजा थे। कौन? रामचंद। ये कहाँ के राजा थे आपको पता होना चाहिए? ये राजा थे कहाँ के? रीवा के। कहाँ के? रीवा के। यहीं से इन्हें तानसेन को क्या है? तानसेन की उपाधि मिली थी, यानी रामतनु पांडे को। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दरबार में रहा करते थे, तो राजा रामचंद्र के दरबार में। कहाँ? रीवा जिले में। ठीक है, रीवा कहाँ आता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे, हाँ, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह आपको पता होना चाहिए कब से स्टार्ट हुआ है? तानसेन समारोह, तानसेन समारोह पूछे आपसे कि ये समारोह कब से स्टार्ट हुआ है, तो इनका समारोह स्टार्ट हुआ है 1980 से। कब से? 1980 से। ठीक है, अब मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष ये समारोह मनाती है। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब ये समारोह कितने दिन का होता है, तो पहले ये 4 दिन का होता था। कितने दिन का? 4 दिन का। लेकिन वर्तमान 2019 और 2020 में कब होता है, तो 2019 में 6 दिन, 2020 में 5 दिन का हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पूछ दे कि 2019 का और 2020 का तानसेन अवार्ड किसे दिया गया है, तो 2019 का तानसेन समारोह, 2020 का, तो 2019 का किसे दिया गया है और 2020 का, तो 2019 का किसको दिया गया है? विद्याधरण व्यास को। किसको दिया गया है? विद्याधरण व्यास को। ठीक है, 2020 का किसे दिया गया है? सतीश चंद्र।
ठीक है। सतीश व्यास, सतीश व्यास किस प्रकार के यंत्र बजाते थे? ये संतूर वादक। कौन से हैं? संतूर वादक। ये भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। इतना आप तानसेन के बारे में जान लीजिए। और आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे अगर कि तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखिए तानसेन की मृत्यु 1589 में कहाँ हुई थी? आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिए। और तानसेन को अकबर ने कौन कौन सी उपाधियाँ दे रखी थी? ये क्वेश्चन पूछ देता है कि तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दे रखी है? तो याद रखिए कौन कौन सी उपाधि दे रही थी है, तो कंठाभरण वाणी, कंठा, 2 सेकंड रुकिए, कंठा भरण की उपाधि, और एक कौन सी उपाधि? वाणी विलास। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तानसेन को कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने दी है? अकबर ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनके संगीत, इनके कंपटीशन में कौन संगीतकार हुआ करते थे, तो याद रखिए बैजू बावरा। बैजू बावरा और इनके दोनों के गुरु ये कौन थे, तो याद रखिए हरिदास ही थे। संगीत जो सिखाया था इन लोगों को किसने सिखाया था? बैजू बावरा, ठीक है, ये याद रखे रहिए। अरे सॉरी, बैजू बावरा और इनको तानसेन को संगीत किसने सिखाया था? हरिदास ने, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ है, तो चंदेरी अशोकनगर में। कहाँ? इनकी समाधि कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर में, ठीक है। इतना चीज़ें आपके लिए एमपी के एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्ति दर्शन किसकी संपादन है? ऑप्शन दिया है किशोर मकबरा, किशोर विका जी, किशोर लाल जी, किशोर ध्यान जी। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर ध्यान जी। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण के क्षेत्र में पहली बार किस वर्ष पर्यावरणवादी यानी पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया है 2002, 2005, 2004, 2007। इसका आंसर हो जाएगा 2007, ठीक है। एक संस्था थी आईपीसी करके, कौन सी? आईपीसीसी, इंटर पैनल गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज। ये संस्था कहाँ की है? ये संस्था आपकी डेनमार्क में, डेनमार्क की राजधानी जो है ना कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इस संस्था ने पर्यावरण के लिए काम बहुत सारे किए थे, तो इसको 2007 में पहली बार पर्यावरण अवार्ड दिया गया था। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को पता होगा नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से किस हुआ है, एक आपसे कई बार पूछ देता है। या नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिए 1901 में, ठीक है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 6 क्षेत्रों में। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो याद रखिए 1968 से पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने? 5 क्षेत्रों में। अब यहीं पे आपको पता होना चाहिए किस किस क्षेत्र में मिलता है। तो पहला साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में, किसको? भौतिकी के क्षेत्र में। तीसरा केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछता है, चौथा किस क्षेत्र में मिलता है, तो शांति के क्षेत्र में, ठीक है। पाँचवा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और छठवां किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र, ठीक है। इन 6 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब आप समझिए, अब यहीं से क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाना होता है तो पूछ देता है कि जो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ है ये कहाँ से दिया जाता है, तो नॉर्वे एक देश है यूरोपियन कंट्री में ही, यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखे रहिए। और बाकी चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, फिजिक्स के क्षेत्र में हो, या रसायन, या लिटरेचर, या इकोनॉमिक्स, इन सभी 6 क्षेत्रों का, 5 क्षेत्रों का जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ये कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन की जो राजधानी है कौन सी? या स्वीडिश बैंक देता है। कौन देता है? स्वीडिश बैंक, ठीक है। यहाँ स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है स्वीडिश बैंक का, ठीक है।
इस प्रकार से आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में पता होना चाहिए। हम एक दिन 2019 20-21 के जो नोबेल प्राइज़ पाए हुए हैं अवार्डी, उनके बारे में आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस स्थल को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दिया है भिंडावास, भील, पन्ना, रालामंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा भिंडावास। भिंडावास आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। ठीक है, और इसी के साथ एक किसको दिया गया है? सुल्तानपुर को। मतलब ये दोनों स्थान कहाँ मिलेंगे आपको? हरियाणा जिले में। पहला भिंडावास, दूसरा सुल्तानपुर, इन दोनों को शामिल किया गया। और 2 स्थान कहाँ से? गुजरात से। 2 स्थान कहाँ शामिल किए गए हैं? गुजरात से। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, और एक स्थल जो है तो कौन सा अभी शामिल हुआ है? हैदरपुर। कहाँ से? यूपी का। 2 सेकंड। अभी जो एक स्थल शामिल हुआ है तो कौन सा? यूपी का। कौन सा? अभी हाल ही में, कल का करंट अफेयर है, हैदरपुर। कौन सा? हैदरपुर। ठीक है, यूपी का। इस प्रकार यूपी से टोटल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो पूछेगा वर्तमान समय में 9। या पूछ दे कि भारत का सबसे कौन से राज्य के रामेश्वर स्थल में शामिल हैं? तो याद रखिए यूपी के। कितने? 9। ठीक है, 2 गुजरात वाले थोड़ा सा देखते हैं और उनको बताते हैं आपको। 2 सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये हरियाणा के 2 स्थल हैं और यूपी के 9। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो गुजरात के 2 शामिल हुए कौन कौन सा है? तो याद रखिए थोल झील और बाधवाना। 2 सेकंड रुकिए। गुजरात का कौन है? थोल एक स्थल है, और एक कौन सा हो जाएगा? बधावन। ठीक है, ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे? गुजरात के। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार टोटल कितने स्थल अब तक शामिल हो चुके हैं? तो 47। ठीक है, 42 पहले थे, 5 अभी शामिल हुए हैं इस साल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इस साल कितने स्थल शामिल हुए हैं, तो आप बताएंगे 5। ठीक है, चीज़ें पता हो गई। अब थोड़ा सा रामसर के बारे में जान लीजिए। इसके बारे में, रामसर के बारे में कि रामसर है क्या। देखिए, रामसर ईरान में एक शहर है। ईरान में एक शहर है, कौन से नाम से? रामसर के नाम से। और यहीं पे पहली बार राम कौन सा आर्द्रभूमि कब? 1971 यानी 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि को लेकर क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। किसको लेकर? आर्द्रभूमि को लेकर क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन कहाँ हुआ? ये आपको रामसर में। इसीलिए इसको रामसर समझौता या रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। ये आर्द्रभूमि सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। किसको लेके? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, दलदली जो ज़मीन होती है या दलदल स्थल, उसी को वेटलैंड। यहाँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ के आसपास जो जीव जंतु होते हैं उनको खाने पीने के लिए ये, और यहाँ का क्लाइमेट या वातावरण थोड़ा सा अलग स्थल रहता है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? वेटलैंड। जीव जंतुओं के लिए, जीवधारियों के लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है रहने के लिए। ठीक है, या क्यों? क्योंकि उनको खाने पीने और अच्छा वातावरण वहाँ पे प्राप्त होता है, इसलिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब समझिए, 2 फरवरी 1971 को इसका सम्मेलन हुआ। पूछे कि ये लागू कब से हुआ रामसर समझौता? तो याद रखिएगा 1 फरवरी 1975 से। पूरे विश्व लेवल में सभी देशों ने 1 फरवरी 1975 से लागू किया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1981 से। कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1981 से। अगली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला स्थल कौन सा आर्द्रभूमि शामिल हुआ? तो याद रहिएगा चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील आपको कहाँ मिलेगी? ओडिशा में। ये कैसी झील है? आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, इसको पहला स्थल शामिल किया। ये और कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। ये दोनों कंपटीशन, मतलब दोनों पहले चिन्हित किए गए थे, लेकिन शामिल किसको किया गया था? चिल्का झील को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखे रहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बन जाएगा। 2 फरवरी को पूछ देता है कई बार, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड दिवस। आर्द्रभूमि दिवस या इसी दिन मनाया जाता है आपका वेटलैंड दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 2 सेकंड रुक। हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, आप लोग देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है? 22 जनवरी 2015। और कौन सा ऑप्शन दिया गया है?
22 जनवरी 2018 और एक ऑप्शन दिया गया 8 मार्च 2018। ठीक है, और क्या दिया है 24 जनवरी 2016। तो आप लोग सभी देख के आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए रहिएगा 22 जनवरी 2015 को। इसी दिन कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, इसी दिन मोदी जी ने कौन सी योजना लॉन्च की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी से संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, योजना कहाँ से लॉन्च हुई थी आपको पता होना चाहिए, कहाँ से, पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से। ठीक है, ये चीज़ें आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अगला, कुछ बच्चों को कुछ डाउट थे, कमेंट आए थे, उनके बारे में हम बता देते हैं। देखिए आपसे अगर सवाल पूछता है पहला कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, किसका, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा, मंगलनाथ। ये आपको कहाँ मिलेगा, उज्जैन में। कहाँ मिलेगा, उज्जैन जिले में। ये कहाँ आता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, दूसरा क्या पूछता है, अखंड भारत का, यानी जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान भारत के साथ, तब इसको अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछता, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। ठीक है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 सेकंड रुकिए, क्या हो जाएगा, बरसाली। क्या हो जाएगा, बरसाली। अब बरसाली किस ज़िले में आता है, तो याद रखिए ये कहाँ आएगा, बैतूल ज़िले में। कहाँ आएगा, बैतूल, ये भी एमपी में है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि अविभाजित, अखंड भारत हो गया। ठीक है, अखंड भारत के बाद अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु। देखिए यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, इसका नीचे इसका आंसर होगा, ये आपसे अविभाजित यानी जब पाकिस्तान भारत में सम्मिलित, अखंड भारत का मतलब उस समय अफगानिस्तान वगैरह ये सभी क्षेत्र जो हमारे बॉर्डर हुआ करते थे उसको हम अखंड भारत बोलते थे। ठीक है, हमारा विस्तार मतलब बड़ा था, लंबा था। ठीक है, और जब अविभाजित भारत यानी जब भारत में पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब इसका केंद्र बिंदु कौन माना गया था, करौंदी। एक करौंदी कहाँ आता है आपको, ये आपके कटनी में आता है। कहाँ आता है, कटनी में। ये डाउट में नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से सवाल बना सकता है पुलिस में। ठीक है, चौथा, अगर पूछे कि वर्तमान समय में, क्या पूछे, वर्तमान समय में भारत का केंद्र बिंदु क्या है, वर्तमान समय में भारत का केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका विदिशा। क्या हो जाएगा, विदिशा। विदिशा भी मध्य प्रदेश जिले में है। ठीक है, अब पाँचवा, मध्य प्रदेश का। अब ये मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, आपको डाउट ना हो, कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, सागर जिला। कौन सा हो जाएगा, सागर जिला। ठीक है, आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए, देखिए। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।